नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सपाट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और बात सपाट में बात सिर्फ आपके सरोकार से जुड़ी होगी। कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात। बात सपाट की हम शुरुआत करेंगे और बात सपाट में आज बात सियासत की भी होगी। बताएंगे आपको कैसे चिराग को लेकर सियासी आग भड़काई जा रही है या भड़काने की कोशिश हो रही है। बताएंगे ये भी कि राजधानी बिहार की हो या झारखंड की कैसे कचरे की ढेर पर बैठी हुई है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। मंगलवार से अपने अपने जिलों का दौरा करेंगे प्रभारी मंत्री। सीएम ने कहा बाढ़ से हुए नुकसान का करेंगे आकलन, हर तरफ से दी जाएगी मदद। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन, बिहार में बड़े पैमाने पर होगा टीकाकरण, सीएम नीतीश ने किया ऐलान। पटना में लगा सीएम नीतीश का जनता दरबार, अलग अलग जिलों से पहुंचने वाले सैकड़ों फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। बिहार ईंट निर्माता संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में पहुंचे कई दिग्गज, दिया भरोसा ईंट भट्टों को बंद नहीं करेगी सरकार। मोतीपुर के पूर्व जेडीयू विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह को आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा, 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। बीजेपी नेता और मंत्री नीरज बबलू का चिराग को लेकर बड़ा बयान। नीरज बबलू ने कहा चिराग अभी भी एनडीए का हिस्सा। मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने अपराधियों की पुलिस के साथ मुठभेड़, पुलिस की गोली से कई अपराधी घायल, एक की मौत। बात सपाट में आज शुरुआत सियासत से होगी। दरअसल सियासत में कहावत है कि रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते हैं, न दोस्त न दुश्मन। बिहार की सियासत में तो यह कहावत और सटीक बैठती है। कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब कौन दुश्मन दोस्त कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी नीतीश के साथ है, लेकिन नीतीश को चिराग पसंद नहीं है और चिराग भी नीतीश का विरोध करते हैं। लेकिन बीजेपी को चिराग पसंद है और आरजेडी को भी चिराग पसंद है। तो फिर सवाल है कि चिराग किसके हैं और चिराग के इर्द गिर्द सियासत फिर क्यों घूमने लगी है। जरा इन दोनों बयानों से समझिए। रामविलास पासवान जी का जो आज हमारे लिए पूज्य है, उनका सारा जीवन गरीबों की सेवा में, वंचितों की सेवा में, दलितों की सेवा में और समाज के सभी वर्गों के वैसे लोगों की सेवा में जो जरूरतमंद रहे हैं, हमेशा उनके लिए रामविलास पासवान जी आगे बढ़कर काम करते थे, उनको सहयोग देने का काम करते थे, उनकी समस्याओं का निदान ढूंढने का प्रयास करते थे। नज़दीकियां बढ़ने का, किसी से किसी का नज़दीकी बढ़ सकता है, ये अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। ये जितने भी लीडर रहे हैं, हम लोग वो नहीं देखते हैं कि किस पार्टी के रहे हैं। कोई व्यक्ति भी अगर सुझाव अच्छा देता है, अच्छा डिमांड करता है, लगता है विकास के काम की बात करता है, तो हम लोग तो जो चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे, वो चिराग अपने घर में जब अलग थलग पड़े तब भी बीजेपी खामोश रही। यहां तक कि चिराग की अपील का भी असर नहीं हुआ। चुनाव के दौरान भी बीजेपी बार बार कहती रही चिराग एनडीए में नहीं है, लेकिन अब बीजेपी ने साफ कह दिया चिराग एनडीए का हिस्सा है और रहेंगे। तो फिर सवाल है बीजेपी को चिराग अचानक क्यों अच्छे लगने लगे और इसके सियासी मायने हैं क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है नज़दीकियां बढ़ने का, किसी से किसी का नज़दीकी बढ़ सकता है, ये अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। नीतीश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री और बीजेपी के नेता नीरज कुमार बबलू का ये बयान उस चिराग पासवान को लेकर है, जिसे लेकर जेडीयू और नीतीश की तलखी साफ तौर पर झलकती है।
नीरज बबलू उस चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बता रहे हैं जो चिराग बिहार चुनावों के दौरान जेडीयू और नीतीश के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर आग उगलते रहे और सीएम नीतीश को जेल भेजने तक की धमकी दे रहे थे। उन्होंने 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया, उनका क्या करना चाहिए? जेल भेज देना चाहिए पक्का। तो चलिए आज चिराग पासवान आप लोगों से वादा करके जाता है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोकसभा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। न सिर्फ चिराग ने नीतीश पर व्यक्तिगत हमला किया बल्कि चुनाव नतीजों में 43 सीटों तक समेटने में भी जेडीयू नेता चिराग पासवान को ही जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि नतीजों के बाद नीतीश ने भी चिराग से बदला लिया। नीतीश ने एलजेपी के एकमात्र विधायक को जेडीयू में शामिल करा लिया। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में 5 सांसदों की बगावत कराकर चिराग पासवान को एलजेपी के अध्यक्ष पद से बेदखल करवा दिया। माना जाता है कि नीतीश कुमार इतने भर से नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी से बात करके चिराग की इच्छा के खिलाफ जाकर पशुपति कुमार पारस को केंद्र में भी मंत्री बनवाया। इसके बाद रामविलास पासवान की पहली बरसी में शामिल नहीं होकर नीतीश कुमार ने साफ संदेश दे दिया कि वो चिराग पासवान से किस हद तक नाराज है। तल्खी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रामविलास पासवान की पहली बरसी पर न नीतीश पहुंचे और न ही जेडीयू का कोई नेता, जबकि एनडीए के सहयोगी मांझी पहुंचे, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत बीजेपी के कई नेता और मंत्री पहुंचे और अगले दिन चिराग को एनडीए का हिस्सा बता दिया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है नज़दीकियाँ बढ़ने का। किसी से किसी का नज़दीकी बढ़ सकता है, ये अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है। मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। सवाल है कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो बीजेपी चिराग के मुद्दे पर नीतीश के साथ रही, आज अचानक चिराग के साथ क्यों खड़ी दिखना चाहती है? सवाल का जवाब समझने के लिए तेजस्वी और चिराग के नजदीकियों की इस तस्वीर को देखिए। दरअसल रामविलास पासवान की बरसी के मौके पर तेजस्वी और चिराग की खूब नजदीकियां दिखी। इससे पहले चिराग के साथ लालू और तेजस्वी की मुलाकात की तस्वीर भी नजर आई थी। लालू और तेजस्वी तो खुलकर चिराग को साथ आने का ऑफर देते नजर आए। जब लालू जी ने जो बात कह दी, उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। और जाहिर से बात मैंने आगे एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे दोनों। आप देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो लालू जी कह दिए, जब इच्छाएं जाहिर कर दिए, तो उसके बाद मेरा कहने का कोई मतलब नहीं। तो सवाल है कि क्या बीजेपी को डर है कि चिराग आरजेडी के साथ चले जाएंगे? तो क्या यही वजह है कि चिराग के एनडीए में साथ रहने की बात कही जा रही है? तो क्या बीजेपी के इस स्टैंड से जेडीयू और मांझी सहज होंगे? मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान के बयान से सवाल का जवाब समझ सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का विरोध करने वाले नेताओं की एनडीए में कोई जरूरत नहीं है। चिराग पासवान जी ने खुले मन से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध किया। यहां तक कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एनडीए के प्रत्याशियों को हराने का काम किया और महागठबंधन के कैंडिडेट्स को जिताने का काम किया। वैसी स्थिति में जो नेता चिराग पासवान जी का समर्थन करते हैं, हमें लगता है कि वो निस्संदेह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के दुश्मन हैं। साफ है, चिराग के मुद्दे पर बीजेपी के स्टैंड से आने वाले दिनों में एनडीए में खींचतान और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। वैसे भी कहा जाता है बिहार की सियासत में आप कुछ भी कह नहीं सकते कब क्या होगा, लेकिन चिराग पासवान जो पटना में आए, रामविलास पासवान की बरसी में सबको आमंत्रण दिया, बीजेपी के दिग्गज नेता गए, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव भी गए, लालू यादव तेजस्वी ऑफर दे रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी अब कह रही है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में रहेंगे? सवाल है कि अब बीजेपी के सुरुख से जेडीयू की क्या परेशानी बढ़ सकती है या जेडीयू का क्या रुख होगा, जेडीयू का क्या जवाब होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को नीतीश उन्हें एक शानदार तोहफा देने की तैयारी में है। नीतीश ये तोहफा 17 सितंबर को बिहार में कोरोना टीकाकरण का एक नया रिकॉर्ड बनाकर देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और उस दिन बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम किया जाएगा। इसके लिए बिहार में भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सीएम ने बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर कल से सभी जिलों के प्रभारी मंत्री को अपने अपने जिलों का दौरा करने को कहा है। सीएम नीतीश ने कहा कि नुकसान का पूरा आकलन किया जाएगा ताकि कोई छूटे नहीं।
वायरल फीवर पर सीएम ने कहा कि बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है और इसके लिए जिला प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। प्रभारी हमारे मंत्री हैं, जाएंगे और समूचे अधिकारीगण रहेंगे, सारे विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सांसद कोई भी रहना चाहे सब लोगों को बुला करके और अन्य प्रकार के जनप्रतिनिधि भी रहें, सब लोगों की बात भी सुनेंगे और एक एक चीज़ का आकलन, क्योंकि एक दिन हम लोग पूरा दिन भर ही काम कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि कहीं मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी आता है कहता है साहब हमारे यहाँ ये प्रभावित था, तो हमने कहा एक एक चीज़ को देखना है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता देंगे, उसको हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हर प्रकार से सब तरफ से हम लोग एक एक चीज़ के लिए अलर्ट है और नज़र रखेंगे। किसी चीज़ की कमी नहीं, हॉस्पिटल में न बेड की कमी है, न चिकित्सकों की कमी है, एक एक चीज़ पर है। और कोरोना के अलावे जो ये बात आ गई ना कि कुछ तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं, इसको भेजा गया, जो शुरू में नहीं चर्चा हुई कि भाई यूपी के नज़दीक वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए आपको अभी बताए सीवान, सारण और गोपालगंज का फिगर बताए, और उसके अलावे बाकी जगहों पर भी भेजा गया। इवन पटना में भी पूरी की पूरी जांच हो रही है। चलिए बिहार और झारखंड की राजधानी की बात करते हैं। राजधानी किसी भी राज्य की शान पहचान होती है, लेकिन इन दोनों राज्य की राजधानी की पहचान कचरे और गंदगी की वजह से बन गया है। पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण, तो रांची में मेयर और आयुक्त की लड़ाई के कारण। जरा ये दो तस्वीरें देखिए, पटना और रांची की तस्वीरों में फर्क करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पटना में भी कचरे का अंबार, रांची में भी कचरे का अंबार और कोई सुध लेने वाला नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पटना में नगर निकाय, नगर निगम के, या पटना में ही नहीं पूरे बिहार में, जिसका असर राजधानी पटना में भी दिख रहा है। पटना में अकेले 800 टन कचरा रोज निकलता है और 7 दिन से हड़ताल है, यानी समझिए कि हजारों टन कचरा पटना की सड़कों पर फैला है। और रांची में तो स्थिति यह है कि मेयर और आयुक्त आपस में उलझे हुए हैं और उसकी वजह से काम पर असर पड़ रहा है। और रांची में भी राजधानी वासी परेशान हैं गंदगी जलजमाव से। तो सवाल है कि क्या ऐसे हम लड़ेंगे बीमारी और महामारी से और गंदगी से निजात कर? बिहार में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल का 7वां दिन रहा और आज भी कर्मचारी हड़ताल पर ही हैं। रविवार को बैठक हुई थी, कई मांगों पर बात नहीं बनी, जिसके बाद संघ के लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, चाहे उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। अब जिन मांगों पर बात नहीं बनी है उनमें ग्रुप डी को पुनर्जीवित करने और न्यूनतम वेतन 18,000 करने समेत कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। और मौजूदा वक्त में अगर पटना की बात करें तो यहाँ के मुख्य सड़कों के किनारे कचरे का अंबार लगा है, गली मोहल्लों में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि डोर टू डोर कचरा गाड़ी पहुंच नहीं रही है। अकेले पटना में ही हर रोज 800 टन कचरा निकलता है। जाहिर है पिछले 6 दिनों में हजारों टन कचरा सड़कों या फिर गली मोहल्लों में पड़ा हुआ है। पटना में पिछले 6 दिनों से कचरा का उठाव नहीं हो रहा और पटना में रोजाना 800 टन से अधिक कचरा पटना के सड़कों पर निकल रहा है। पटना के सड़कों पर कचरा की जो उठाव नहीं हो रही है उससे 6 दिनों में स्थिति जो बन गई है, आप वो नज़ारा देख सकते हैं। पटना के कुछ इलाकों में तो कचरा उठ रहा है, मगर जिन इलाकों में कचरा नहीं उठ रहा वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को रहना मुश्किल हो गया। सड़कों पर चलने वाले लोगों की स्थिति वैसी बनी हुई। 3 बार वार्ता हो चुकी है और निगम के अधिकारियों और जो कहा जा सकता है नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई थी दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों के संघ के दौरान, और उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। आज जो है 6ठा दिन है और आज भी स्ट्राइक लगातार जारी है। देखिए कुछ जो कहा जा सकता है कि जो मुद्दे हैं, 12 सूत्री मांग है, उन 12 सूत्री मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, संघ की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि उन बातों को पूरा ना करने के बाद जो है हड़ताल को वापस नहीं लिया जाएगा। 3 बार ये बैठक हो चुकी है विभाग के अधिकारियों के साथ, मगर अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं निकला है। विभाग के अधिकारी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये हड़ताल समाप्त हो, मगर निगम के जो
कर्मी हैं दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी, उनका मांग है कि उनकी वेतन 18 से 21 हज़ार के करीब हो। साथ ही साथ उन जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं दैनिक मजदूर सफाई कर्मी के रूप में, उनका जो अस्थायीकरण हो। साथ ही साथ संविदा पे नियोजन जो हो रहा है उस प्रक्रिया को खत्म कर अस्थायी नियुक्ति हो और ग्रुप डी का जो नियुक्ति होता था नगर निगम में, वो उस पद को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे है और पटना की स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रही है। 6 दिनों से पटना के लोग जो है सड़कों पर इसी स्थिति में गुजरने को मजबूर। आप देख सकते हैं जो सड़क 20 फीट की है वो 10 फीट जो है कूड़ा से भरा हुआ है और 10 फीट जो है वहाँ पे लोगों को चलने के लिए जो जगह है वो गंदगी से पटा हुआ है। लोग उसमें पैदल चले, उन्हें कचरा में अगर घुस के जाना है तभी ऐसी हो सकती, नहीं तो लोगों को जो है इस सड़क पर चलने के लिए जो जगह दिख रही है वो कचरे में ही है और लोग इसी तरह की स्थिति जो है पटना के कई जगहों पर झेलने को मजबूर है। लोग मजबूरन जो है इन जगहों पर जो लोग रह रहे हैं वो रहने को मजबूर है क्योंकि उनका घर है, मगर आस पड़ोस के लोग जो है अब इस कचरे से 6 दिनों से कचरा जो नहीं उठा उससे उन्हें बीमारी का खतरा हो गया और लोग जो है ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म हो, मगर हड़ताल कर्मी अपनी मांगों को जब तक पूरा नहीं होंगे उन्होंने साफ कर दिया कि हड़ताल खत्म नहीं होगी। इस समय कैमरा पर्सन पटना से आशीष के साथ गौतम गौंड की रिपोर्ट। और पहली बार ऐसा नहीं है कि हड़ताल की वजह से पटना वासियों को इस तरह की मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हड़ताल बार बार होती है और बार बार हड़ताल खत्म हो जाती है, फिर वही स्थिति। इस बार भी वही स्थिति हो रही है। क्यों? सवाल है क्यों बार बार हड़ताल होती क्यों है? दरअसल वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर 30,000 निगमकर्मी हड़ताल पर हैं और पिछले 7 दिनों से निगमकर्मी की हड़ताल से शहरों में कूड़े की भरमार है। पिछले महीने भी पटना नगर निगम के कर्मियों ने हड़ताल की थी, यानी अगस्त महीने में, और पिछले महीने नगर निगम ने बातचीत कर हड़ताल खत्म कराई थी, यानी 1 महीने के अंदर मांगों को मानने का निगम ने आश्वासन दिया था। फिर आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो अब हड़ताल। सितंबर 2020 में भी पटना नगर निगम कर्मियों ने हड़ताल की थी। उससे पहले फरवरी 2020 में भी पटना नगर निगम कर्मियों ने हड़ताल की थी और हर बार हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था ठप होती है। हम आप समस्या से दो चार होते हैं और पटना वासी परेशान होते हैं। और ये स्थिति तब है जब पहले से ही गंदा शहर है पटना, पहले से ही गंदे शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। जरा समझिए कैसे गंदे शहरों के मामले में बदनाम है बिहार के शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गंदे शहरों की लिस्ट में बिहार के कई शहर सामने आए थे। राजधानी पटना समेत बिहार के 7 शहर हैं सबसे गंदे शहर, और सबसे गंदे शहर के तौर पर राजधानी पटना ने टॉप किया था। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सबसे गंदे शहरों में पटना टॉप पर है। 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे गंदे शहरों में गया टॉप पर है। इसके अलावा बिहार के 5 और शहर गंदे शहरों की लिस्ट में शामिल हैं। दूसरे नंबर पर बक्सर है, चौथे नंबर पर भागलपुर, 5वें नंबर पर परसा बाजार। गंदे शहरों में 9वें नंबर पर बिहार शरीफ और 10वें नंबर पर सहरसा शहर। पहले से ही गंदे शहरों में हड़ताल के कारण चौतरफा गंदगी की भरमार है। कोरोना और वायरल संक्रमण के दौर में इस गंदगी से बीमारी और बढ़ने का, फैलने का खतरा है। अब सवाल है कि आपके शहर में कितना कचरा निकलता है और अभी जब हड़ताल है तो कितना कचरा आपके शहर में, आपके आसपास सड़कों पर फैला हुआ है, ये समझिए। राजधानी पटना में एक दिन में 800 टन कचरा निकलता है। 6 दिन का हिसाब लगा लीजिए, करीब 5000 टन। हड़ताल के कारण करीब गया शहर में करीब 300 टन कचरा निकलता है डेली। 6 दिन में आप लगा लीजिए, 7 दिन में 2000 टन आपकी सड़कों पर, गया की सड़कों पर। भागलपुर में एक दिन में करीब 250 टन कचरा निकलता है। और यही स्थिति भागलपुर की सड़कों पर भी है कि हड़ताल के कारण पिछले 6-7 दिनों में हजारों टन कचरा सड़कों पर पड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में भी एक दिन में करीब 200 टन कचरा निकलता है, यानी 1200-1500 टन कचरा वहां पर भी है। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि शहर शहर हजारों टन कचरा सड़कों पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, सड़ांध मार रहा है। और हड़ताल खत्म नहीं हुई तो ये कचरे का ढेर लग सकता है, बीमारियों को फैला सकता है। इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इस हड़ताल को खत्म किया जाए। पहले से ही कोरोना और वायरल फीवर का कहर है, इसलिए जरूरी है कि यह हड़ताल को खत्म कराने की पहल हो। लेकिन पटना में तो हड़ताल है, चलिए मान लेते हैं। सवाल है कि रांची का क्या करें, क्योंकि रांची में स्थिति यह है कि रांची में हड़ताल नहीं है लेकिन हड़ताल क्रिएट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 लोग हैं, मेयर और नगर आयुक्त। मेयर और आयुक्त का ईगो क्लैश हो रहा है।
और मेयर और आयुक्त की ईगो क्लैश की वजह से राजधानी रांची के लोग परेशान हैं। नगर आयुक्त और मेयर के बीच विवाद के बाद पदाधिकारी और कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मेयर आशा लकड़ा के अमर्यादित बयान का हवाला देते हुए रांची नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुरुवार को विरोध जताते हुए एक दिन का पेन डाउन स्ट्राइक किया था। दरअसल रांची नगर निगम में मुकेश कुमार के नगर आयुक्त बनने और टैक्स कलेक्शन करने वाली नई एजेंसी के आने के बाद से ही शहर की मेयर आशा लकड़ा ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि इस विरोध की वजह से रांची नगर निगम राजनीति का अड्डा बन गया है। विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी की मेयर और सत्ताधारी दल की ओर से नियुक्त नगर आयुक्त के बीच कोऑर्डिनेशन समन्वय नहीं बनने की वजह से लगातार शहर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही आम जनता का काम भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। वहीं मेयर और नगर आयुक्त के बीच के विवाद की वजह से रांची नगर निगम के पदाधिकारी और कर्मचारी भी स्ट्राइक करने लगे थे। स्ट्राइक की वजह मेयर के बयान को बताया गया, जबकि मेयर का कहना है कि अधिकारी और कर्मचारियों से उनकी बात हुई है, वो मेयर के खिलाफ नहीं है बल्कि नगर आयुक्त मुकेश कुमार के दबाव में स्ट्राइक किया था। नगर आयुक्त अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं और अधिकारियों कर्मचारियों पर उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ये स्थिति है, आपस में टकराव। परेशानी न हो इस तरह का कार्य हर समय रांची नगर निगम के कर्मी और पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। हाँ, एक दिन माननीय महापौर के बयान पर कर्मचारी और पदाधिकारी हड़ताल पर थे और अभी वर्तमान में काला बिल्ला लगाकर कार्यरत हैं। गार्जियन, अगर घर का कोई गार्जियन, अगर कोई छोटा अपना परिवार का कोई छोटा सदस्य को अगर किसी तरह का कोई अभद्र बातें बोल देती है तो उसको खराब लगता है, लेकिन घर का छोटा सदस्य हमेशा चाहता है कि गार्जियन से हमको स्नेह और प्यार मिलते रहे। आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मेयर और आयुक्त, और खामियाजा कौन भुगत रहा है? खामियाजा भुगत रहे हैं रांची वासी। भारी बारिश भी हुई और उसके चलते कई इलाकों में जलजमाव हो गया। नाला साफ सफाई पर तो ध्यान दिया नहीं गया। ऐसे में शहर के कई मोहल्लों में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जलजमाव है। राजधानी के ओवरब्रिज और चोटिया के कई इलाकों में कचरे का अंबार जमा होने से अब महामारी फैलने की संभावना बढ़ गई है। उधर रांची नगर निगम शहर से कचरा उठाने में बिल्कुल नाकाम दिख रहा है, क्योंकि काम करने में दिलचस्पी है नहीं, इनको लड़ने में दिलचस्पी है। लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से निगम की टीम की तरफ से कचरा उठाया नहीं गया। स्थानीय वार्ड पार्षद और निगम को सूचना देने के बाद भी चुटिया इलाके के वार्ड 45 से कचरा उठाने का काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जमा कचरा और बारिश के पानी से लोगों को महामारी फैलने का डर सता रहा है। वार्ड पार्षद रीता मुल्ला को बोलना होगा, बोल के तो परेशान नहीं है हम लोग। यहाँ कचरा नहीं फेंकाना चाहिए। फिलहाल आपको बोलते हैं कि यहाँ कचरा मत। नगर निगम जो काम करते हैं, लेकिन नगर निगम का जितना भी काम करने वाला लोग है, ठेला वाला लोग, आपका ट्रैक्टर वाला लोग, ये लोग को बोल के परेशान है हम लोग, लेकिन ये लोग भी नहीं। सोचिए, जिस निगम को आप टैक्स देते हैं वो निगम आपके काम नहीं आता है, वो निगम आपस में लड़ाई में उलझा हुआ है। मेयर की अलग, आयुक्त की अलग बात और कर्मचारी उसी में उलझे हुए हैं। तो आपके लिए खड़ा कौन है? यही विडंबना है। और जिन्हें खड़ा होना है आपके लिए, आपके हक की आवाज उठाना है जिन नेताओं को, वो नेता अलग ही सियासत में उलझे हुए हैं। वो उलझे हुए हैं धर्म की राजनीति में। और झारखंड में इन दिनों धर्म की राजनीति मानो पीछा झारखंड का छूट नहीं रहा है इससे, क्योंकि अब गठबंधन सरकार पर भी इसका असर पड़ने लगा। गठबंधन सरकार में अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूर्व सांसद और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की चिट्ठी पर आप अगर भरोसा करें तो साफ लग रहा है कि कई मामलों में झारखंड सरकार से कांग्रेस की अलग राय है। पूर्व सांसद अजय कुमार ने 2 लेटर बम फोड़ा है। लेटर में तो उन्होंने साफ तरीके से हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया और लिखा है कि राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष के एक फैसले के बाद हुआ, जिसमें स्पीकर ने एक धर्म विशेष की नमाज के लिए सदन में अलग कमरा अलॉट करने का आदेश दिया है। इस मामले पर सरकार में शामिल कांग्रेस ने सदन के मॉनसून सत्र में तो सरकार का पूरा साथ दिया था और बीजेपी पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया था। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय कुमार का सरकार के खिलाफ सीधे सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखना सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात दिखाता है। ये तो हुई स्पीकर के फैसले की बात। वहीं राज्य सरकार की नियोजन नीति पर भी अजय कुमार की राज्य की हेमंत सरकार से बिल्कुल अलग राय है। एक तरफ जहां सरकार इस नियोजन नीति को सही बता रही है, वहीं अजय कुमार इस नियोजन नीति को फालतू बता रहे हैं।
बता दें कि इस नियोजन नीति को लेकर सदन के मानसून सत्र में बीजेपी ने जबरदस्त हंगामा भी किया था और सरकार से इस नियोजन नीति को वापस लेने की मांग की। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने अजय कुमार की चिट्ठी को सामान्य बताया है, तो बीजेपी ने अजय कुमार की चिट्ठी पर सवाल उठाया है और कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र उभर कर सामने आता है। का प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव धर्म के राजनीतिकरण का विरोध किया है और डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, 3 राज्यों के प्रभारी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, CWC के सदस्य हैं। वो अपना सलाह देने को स्वतंत्र है। हम निश्चित रूप से हम सलाह ही नहीं देते, हम तो बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा राजनीतिक चरित्र पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया। विधानसभा के भीतर उनके पार्टी के विधायकों ने नमाज स्थल का पुरजोर समर्थन किया, लेकिन जिस तरीके से जनता का आक्रोश सड़कों पर दिखा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विधानसभा में हमारे माननीय विधायकों ने सशक्त प्रदर्शन किया तो सरकार को झुकना पड़ा और अब इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। अब कांग्रेस ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने कद्दावर नेता डॉक्टर अजय कुमार जी से यह बयान दिलवाया कि विधानसभा में किसी भी प्रकार का पूजा स्थल या धार्मिक स्थल नहीं बनना चाहिए। भाई, हम तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस का यही स्टैंड था तो विधानसभा के भीतर उन्होंने इस स्टैंड को क्यों उजागर नहीं किया। धर्म की राजनीति में उलझा हुआ है झारखंड और झारखंड के सियासतदान। आगे बढ़ते हैं। पलामू में कथित बकौरिया मुठभेड़ की जांच के लिए सीबीआई की टीम पलामू पहुंच चुकी है। कथित मुठभेड़ की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर और टॉप अधिकारी पलामू पहुंचे और सीबीआई की टीम पिछले एक सप्ताह में कई लोगों का बयान भी दर्ज किया है। मीडिया के कई लोगों का बयान दर्ज किया और अभी कई लोगों का बयान लेना बाकी है। जांच टीम का नेतृत्व एएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। कथित बकौरिया मुठभेड़ की सच्चाई को सामने लाने की लड़ाई लड़ रहे जवाहर यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मैनेज करने की कई बार कोशिश भी हुई। फिलहाल इस मामले में सीबीआई 350 से अधिक लोगों का बयान ले चुकी है। और आइए आपको बताते हैं बकौरिया मामला दरअसल है क्या। दरअसल 8 जून 2015 को पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकौरिया में कथित मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। इस मुठभेड़ की जांच अब सीबीआई कर रही है। लगभग 8 महीने के बाद सीबीआई की टीम पलामू पहुंची है। मामले में पलामू के तत्कालीन डीआईजी, एसपी, लातेहार एसपी, तत्कालीन मनिका, सतबरवा और सदर थाना के प्रभारी से पूछताछ हो चुकी है। एफएसएल, आईपीएस, कोबरा और सीआरपीएफ के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। डीआईजी और सदर थानेदार ने मुठभेड़ को फर्जी बताया है। 8 जून 2015 को बकौरिया के भलाहुई घाटी में कथित तौर पर 12 नक्सली मारे गए थे और मारे गए नक्सलियों में टॉप कमांडर आरके उर्फ अनुराग, उसका बेटा और भतीजा शामिल था। और इस कथित मुठभेड़ में 4 नाबालिग, एक पारा शिक्षक और उसका भाई भी मारा गया था। सीआईडी जांच की धीमी गति के बाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जो अस्वीकृत कर दी गई। सीबीआई की टीम 2018 से मुठभेड़ की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए पटना में अब हंटर डॉग को शराब खोजने में लगाया गया है। पटना के कई इलाकों में अभियान चल रहा है। हंटर डॉग की मदद से शराब की खोज की जा रही है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। पटना के एसएसपी ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक 7000 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इलाकों में पंचायत चुनाव होंगे, जिन इलाकों में वहां 1 सप्ताह तक पुलिस कैंप कर पूरे इलाके की घेराबंदी कर असामाजिक तत्व और अपराधी तत्वों की गिरफ्तारी का अभियान भी चलाएगी।
और डॉग हंटर डॉग की मदद से शराब को भी ढूंढेगी। क्राइम मीटिंग तो एक रेगुलर फीचर हर महीने हम लोग करते हैं और पंचायत चुनाव अब तो बहुत नज़दीक आ गया है, 15 दिन बाद पहला फेज़ भी है। तो हम लोग आज रिव्यू भी किए हैं कितनी गिरफ्तारियां हो रही है। एक ड्राइव चल रहा है 302 की गिरफ्तारी के लिए, 307 की गिरफ्तारी के लिए। तो पिछले महीने लगभग 250 गिरफ्तारी हुई है मर्डर और 307 के अपराधों में। इसको और बढ़ाने के लिए कहा गया है। अभी हम लोग ओवरऑल जिला में फोकस कर रहे हैं और जैसे ही फेज़ नज़दीक आएगा हम लोग उस फेज़ पर कंसंट्रेट करेंगे। बाकी चीज़ें 107 की कार्रवाई, बाउंड की कार्रवाई चल रही है अपनी स्पीड से। अब तक लगभग 7000 लोगों पर 107 की कार्रवाई हो गई है और बाउंड अपने प्रगति पर है। और चलिए आज इसी के साथ बात सपाट में इतना ही। कल फिर होगी बात सपाट में मुलाकात।